आज हम चर्चा करेंगे कहानियों पर। कहानी है बड़े घर की बेटी, जिसके रचनाकार प्रेमचंद, जिन्होंने 1910 में कहानी लिखी थी। 1910 बताना ज़्यादा गहरा आधार तो नहीं है, पर एक आधार है, क्योंकि प्रेमचंद का समय जिस भी कहानी के पीछे अगर बता दिया जाए तो उस कहानी का रूप कर देता है। अगर मैं 1910 बोल रहा हूँ कि इस कहानी को लिखा गया, तो उस कहानी के पीछे आदर्श होना अपने आप ही तय है, या फिर उस कहानी का आदर्शोन्मुखी यथार्थ होना तैसा हो गया है। तो 1910 की कहानी बड़े घर की बेटी, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, शायद 1989 में, बड़े घर की बेटी से। अब हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के आधार पर इस कहानी के हर पहलुओं को थोड़ा बारीकी से समझें, थोड़ा करीब से देख पाएँ कि कहानी कैसे शुरू होती है, और हम देखेंगे कि प्रेमचंद कहानी लिखते लिखते कैसे परिपक्व होते चले जाते हैं और कैसे उनके कहानियों में वही परिपूर्णता आती चली जाती है। कहानी की शुरुआत बेसिक तरीके पे करते हैं, जैसे अक्सर हुआ करता था किस्सा गोई शैली पर कहानी को बताना कि कहानी स्टार्ट हो गई है और कहानी को आप समझो, कहानी की गहराई को आप पकड़ो। उस चीज़ को जब तक आप पकड़ोगे नहीं, तब तक आप और कहानी दोनों अलग अलग भागेंगे। देखिए, जैसे एक संवाद है, परिचयात्मक रूप से शुरू हुआ है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उनकी जब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। और ऐसे ही लगभग लाग लपेट किया गया कि हाथी झूमता था, एक बूढ़ी भैंस थी, सब कुछ बताया गया कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। और साथ ही जब आनंदी के पिता के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे भी कुछ अधूरा नहीं छोड़ा गया है। वहाँ पे बेनी माधव सिंह से थोड़ा और बढ़ चढ़कर बताया गया है, क्योंकि कहानी का जो नाम है बड़े घर की बेटी में, वहाँ पे बड़ा दिखाना उनके पिता भूप सिंह को ये ज़रूरत हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि कहानी का कॉन्टेक्स्ट जब प्रेमचंद बना रहे हैं, तो वहाँ पे आनंदी जो बड़े घर की बेटी है, छोटे घर में कैसे चले जाए, तो वहाँ पे एक उन्होंने आधार बनाया कि 7 लड़कियाँ रहीं और देव योग से सब सुरक्षित रहीं। मतलब आगे भी उन्होंने एक आधार दिया है कि पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपए का कर्ज सिर हो गया। मतलब वो स्थिति को उन्होंने सामान्य बनाने का प्रयास किया है कि कहानी ज़्यादा दुर्लभ ना लगे, कहानी ज़्यादा अबूझी ना लगे। तो ये चीज़ें एक कहानी लिखने वाले को समझ आती है कि कहाँ हमें आधार सामान्य रखना है और कहाँ आधार को थोड़ा बढ़ा देना। अब जैसे कहानी का मुख्य आधार है लाल बिहारी सिंह, जो श्रीकंठ का भाई है। वो अपनी भाभी के स्वाभिमान को चोट करता है। एक तरह उंगली पर चोट लगती है वो तो ठीक है, साथ साथ स्वाभिमान पर चोट करता है। तो उसके लिए प्रेमचंद ने शुरुआत में ही आधार बना दिया है कि जो लाल बिहारी है दोहरे बदन का आदमी है, और जो श्रीकंठ है इन नेत्र गुण, यानी ये जो नेत्र गुण होते हैं, दोहरे बदन, सजीला गठन, या फिर एक मुखड़ा जो चौड़ी छाती लिए हुए, और भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं, इन नेत्र गुणों का उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। मतलब प्रेमचंद ने एक आधार बना दिया है कि कहानी अब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा वो दुर्लभ नहीं लगने वाली है। अब कहानी के अन्य पात्रों को समझते हैं। जो आनंदी है एक बड़े उच्च कुल की लड़की है, जो अपने नए घर के रंग ढंग को नहीं समझ पा रही थी। वो उस टीम टाम वाली बचपन से नहीं निकल पा रही थी। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि एक ऐसी अवस्था आती है कि इंसान अनुकूल हो जाता है, और अनुकूल होगा भी, फिर भी समस्याएं बनी रहती हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एक आधार ऐसा बनता है कि आपको ऐसी चीज़ें
समस्याएं लगती है। तो वही समस्या थोड़ा सा प्रेमचंद ने बढ़ा दिया और वही कहानी का जो ट्विस्ट होता है, मोड़, तो वही कहानी का मोड़ बनता है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावच से बोला, जल्दी से पका दो। अब जो भावच होती है यानी आनंदी, वह पूरे घी में, हांडी में जितना पाव भर घी था उससे बचा देती है। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने एक लाइन दी है, बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। और उससे पहले प्रेमचंद जी ने कहा था कि वो इसी नई अवस्था में अनुकूल बना लिया मानो उसने बिलास के समान कभी देखे ही नहीं। तो वही चीज़ होती है कि एक आधार बनाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। आगे अब अगर हम थोड़ा सा उद्देश्य पर समझें कि कहानी का उद्देश्य क्या है, तो एक लाइन मिलती है कि जो श्रीकंठ होता है वो कुटुंब को यानी परिवार को, संयुक्त परिवार को अधिक महत्व देता है। और अगर आसपास पड़ोस में भी कोई ऐसी समस्या समझ आती है कि कलह होगा या फिर कुटुंब टूटने वाला है, तो वो मिलजुल कर सुलझाता है उनको और बताता है कि यह जाति और जो अलगाव है वो लोगों के लिए हानिकारक समझे जाते हैं। लेकिन आनंदी का इसके विपरीत मानना था। यह इसलिए नहीं कि सास ससुर देवर या जेठ आदि घृणा करती थी, बल्कि उसका विचार था, यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अब जैसे भाषा शैली के आधार पर आप अगर समीक्षा करोगे, तो भाषा हिंदी, खड़ी हिंदी परफेक्ट है। कहीं पे कमज़ोर कड़ियाँ नहीं है और साथ साथ व्यंग मुहावरे भी देखने को मिल जाते हैं जो बता देते हैं। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, या फिर व्यंग के रूप में देख सकते हो कि मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। जो लाल बिहारी है वो आनंदी से कहता है कि मैके में चाहे तो घी की नदियाँ बहती हो। तो ये सब सारी चीज़ें भाषा को परिपक्व बनाती हैं और बताती हैं कि प्रेमचंद काफ़ी अलग स्तर पर लिखने लगे थे। तो सोजे वतन का रचनाकार जो उर्दू के शब्दों को ज़्यादा प्रयोग करता था, वो ऐसी रचना करने लगा जिसमें हिंदी अच्छी है, मतलब उर्दू के शब्द हैं ठीक है, जैसे रियासत हो गया या फिर कुछ और भी, लेकिन फिर भी थोड़ा करीब से उस चीज़ को पकड़ लिया कि एक आम जन की भाषा क्या हो सकती है। एक चीज़ इसके साथ, हालांकि कहानी के आधार पर तो जुड़ा नहीं है, पर एक संदर्भ ज़रूर है कि श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। अब प्रेमचंद का एक दृष्टिकोण जैसे हो सकता है कि अंग्रेजी समाज में या फिर जो रीतियाँ होती हो वहाँ पे अलग होना एक कल्चर की बात हो कि पति पत्नी अलग ही रहेंगे, वो तो ठीक ही है। पर साथ साथ प्रेमचंद का थोड़ा विरोध अंग्रेज़ों से भी था, अंग्रेजी शासन से भी था। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी, उनमें वही आधार आता है कि ये जो अंग्रेजी परंपराएं हैं, अंग्रेजी प्रथाएं हैं, इन सब का निंदा करो, इन सब का विरोध करो। तो कहीं कहीं लेखक का दृष्टिकोण भी झलक जाता है, जो कहते हैं कि कहानी के लिए ज़रूरी नहीं है कि लेखक का अपना दृष्टिकोण स्वयं आ जाए, वहाँ पे अगर ज़रूरी नहीं होता तो बता सकते हैं। लेकिन हालांकि इतना भी ये दुर्लभ नहीं है कि आप इसको कहोगे कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो विवाद हो गया था लाल बिहारी और आनंदी के बीच, जहाँ संवाद काफ़ी गहरा भी नहीं है पर उतना उथला भी नहीं है। जैसे आनंदी कहती है, जब आनंदी से कहा गया कि दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। तो ऐसी सामान्य सी चर्चाएं संवाद के स्तर पर होती हैं, जहाँ पे ये भी नहीं समझ आता
मतलब ठीक है संवाद, पर जहाँ पे आप कफन पढ़ोगे या फिर सदगति पढ़ोगे तो प्रेमचंद का संवाद परिपक्व स्तर पर जाता है। तो यहाँ पे उतनी परिपक्वता लिए हुए नहीं है। एक चीज़ और समझ आती है, जो अगला स्तर होता है कहानी का, वहाँ पे दो पुरुष जो बेनी माधव सिंह है और जो लाल बिहारी है, वो तो विरोध करते हैं एक स्त्री का। और कहीं कहीं पे समझ भी आता है कि प्रेमचंद का भी ऐसा नज़रिया है कि वो बताते हैं कि औरतों के स्वाभाविक रूप के अनुसार आनंदी रोने लगती है क्योंकि उनके आंसू उनकी पलकों में होते हैं। तो एक तो हो सकता है कि ये कहानी की डिमांड रही हो और इसको बताना थोड़ा ज़रूरी रहा हो, कितनी गहरी बात नहीं है फिर भी आनंदी रो दी हो। तो एक तो समझ सकते हैं कि ये एडवांस चीज़ है, प्रेमचंद ने उसको पकड़ा और यथार्थ के करीब रखने का प्रयास किया। ज़्यादा आशावादी बनने का प्रयास नहीं किया कि स्त्री, अगर हम स्त्री के सम्मान की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा और सरल हो जाएं कि इतना ग्लानि था कि रो पड़ी, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, साफ कर दिया। और शायद ऐसा समाज में चल भी रहा था। अगर वो 1910 में ऐसा ना लिखते या फिर 1900, अगर ये 30 या 34 की कहानी होती तो ये वाक्य नहीं लिखते। तो जब आप समीक्षा कर रहे हो या फिर कुछ बता रहे हो तो ये वाक्य आप ज़रूर सोच के रखना कि हाँ, ऐसी चीज़ें तो कही जा सकती हैं। और एक आधार प्रेमचंद ने और दिया है कि स्त्रियां गालियां सह सकती हैं लेकिन अपने घर की बुराई या फिर अपने मायके की बुराई नहीं सह सकती। तो अगर इसे आप कहना चाहो कि ये मनोविज्ञान है तो कह सकते हो, कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब श्रीकंठ जो है, जैसे लाल बिहारी और बेनी माधव दो विरोध करते हैं तो वहीं श्रीकंठ खुले साफ तौर पर स्त्री का समर्थन करते हैं। शायद इनका ये रूप हो कि कुटुंब साथ में बसा रहे, पर फिर भी वहाँ पर वो रूप टूटता दिखाई पड़ता है। वो अपने स्त्री का समर्थन करते हैं और सब साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का विचार है। और वो ये भी बात कहते हैं और साथ साथ अपने स्त्री का समर्थन भी करते हैं। एक बात प्रेमचंद थोड़ा उसको और सामान्य बनाने के लिए कहते हैं कि शायद वो डिबेट में अनुभव ना हुआ हो कि ऐसी स्थितियों में कैसा रहा जाता है, और वो पीछे लौटना या फिर अपने बात में अड़ जाने को ही डिबेट का मुख्य आधार समझते थे। तो प्रेमचंद ने थोड़ा सा व्यंग भी किया है या फिर आधार भी दिया है कि ऐसी चीज़ें भी साफ साफ हैं। अब अंत में क्या होता है कि आनंदी ज़रूर कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ज़रा सी भी ग्लानि नहीं है। लाला जा रहे हैं या फिर अपने पति से थोड़ी कामना करती है कि आप माफ़ कर दो, जो भी है क्रोध है उसको क्षमा कर दो। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझ आती है, बात थी बड़े घर की बेटी, तो आनंदी को माफ़ करना चाहिए था, अंतिम निर्णय आनंदी का होना चाहिए था। लेकिन टाइम पीरियड मैटर करता है। ये कहानी है 1910 की। अगर प्रेमचंद ने इसे 1934 में लिखा होता तो हो सकता है कि बड़े घर की बेटियों की जगह छोटे घर की बेटी होता, या फिर हो सकता है कि ऐसा गहरा भाव होता कि छोटे घर की बेटी भी माफ़ करती है। और वहाँ पे लाल बिहारी का अंतिम निर्णय या फिर श्रीकंठ का अंतिम निर्णय ना होता कि हृदय पिघल गया या फिर लाल बिहारी जाने को तैयार है। तो या तो लाल बिहारी अपना निर्णय लेता कि वो चला गया, या तो श्रीकंठ निर्णय ले रहा है कि ठीक है अब मैं माफ़ कर देता हूँ। और उठ खड़े हुए और बेनी माधव सिंह बाहर आए और बोलते हैं, दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो ये आधार तो ठीक है, लेकिन आप ज़रा सोच के देखना, जब आप समीक्षा करने जाओगे तो आप सोचोगे कि आदर्शवाद का एक ऐसा रूप भी है जहाँ पे अभी भी अधिकार नहीं है, और हमारे ऐसे में कुछ ऐसा ही संदर्भ आता है कि हमें अधिकार तो है पर हम उस अधिकार में केवल अंगूठे लगाने वाले रह गए। तो ऐसी गहरी चीज़ थी बड़े घर की बेटी। अब इसमें वातावरण की अगर बात की जाए तो गौरीपुर गांव का नाम लिया गया है, लाहौर है, कलकत्ता है और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की बात
की गई है। मतलब वही ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे ऐसे सब होता है, हालांकि बाहर की बात ज़रूर की गई है, पर सारी जो घटना है गांव के भीतर ही घट रही है। और दूसरी बात, उद्देश्य की अगर करो तो उद्देश्य में स्त्री उदारता के स्वरूप का चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखो तो प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि जो परिवार का टूटना होता है वो छोटी सी बात में, जैसे राई का पहाड़ होना या फिर तिल का ताड़ होना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर स्त्रियां उदारता दिखाएं तो उन्हें हम बड़े घर की बेटी कहेंगे, भले ही उनके यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना हो। मतलब एक आधार ज़रूरी नहीं है कि बड़े घर की बेटी मतलब अमीर, वो ये भी कह सकते हैं कि बड़े घर की बेटी मतलब उदार या फिर बड़े हृदय वाली, जो भी आप समझना चाहो। तो देश कुछ इस प्रकार है। और मुझे लगता है कि उद्देश्य प्राप्त में प्रेमचंद ने सफलता प्राप्त किया, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। जिस उद्देश्य से लिखा गया था 1910 में, वो उद्देश्य प्राप्त हुआ है। कथानक है कि पारिवारिक सामंजस्य, झड़प, आत्म प्रतिष्ठा की नींव पर ये कहानी का बनना है। तो वो कहानी आसानी से बनी है और कथानक जरा भी बिखरा नहीं महसूस होता। शहर की बात ज़रूर है एक दो बार पे कि वो शनिवार को शहर से आते हैं, तो वो ज़रूरी था, नहीं तो फिर जो लाल बिहारी थे वो कैसे बताते कि या फिर कैसे वो घटना होती 2 दिन पहले, गुरुवार की घटना और शनिवार को उनका आना। तो वो कथानक बिखरा हुआ जरा भी महसूस नहीं होता। संवाद कथोपकथन उतना ज़्यादा गहरा नहीं है, पर फिर भी इतना कमज़ोर नहीं है। आग्रह रूप में पारिवारिक संवाद सामने आ रहा है, जैसे जल्दी पका दो, ठीक है, समझ आ रहा है कि आग्रह है। और फिर उसके बाद कुछ स्थितियाँ जहाँ पे लेखक ने, प्रेमचंद ही मानो, प्रेमचंद ने उसे अपरिपक्व छोड़ रखा है। वो स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब आप जैसे समझो कि जब लेखक स्वयं आए और संवाद के बीच में स्थिति को स्पष्ट करे, तो मतलब अपरिपक्व संवाद है, या फिर आपने कहानी इतनी लंबी नहीं लिखी है, जैसे 5 पेजों के आसपास, 4.5 पेज के आसपास की कहानी है, तो इतने पेज में आप उस चीज़ को बताओगे, तो वहाँ पे लेखक का आकर स्थितियों को स्पष्ट करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो संवाद के स्तर पर जब भी आप बताओगे तो थोड़ी चीज़ ये ध्यान रखना। और व्यंग वगैरह तो ठीक ही है। भाषा शैली वार्तालाप की भाषा है। अक्सर देखोगे कि प्रेमचंद बीच बीच में ज़रूर आते हैं, पर वार्तालाप ही चल रहा है। लोकोक्ति युक्त है क्योंकि गांव की बात है। चिन्हों का बेहतर प्रयोग वो तो अलग बात हो जाती है, पर व्यंग भी आपको दिखेंगे, मुहावरे भी दिखेंगे, और सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। पात्र व चरित्र भी लगभग समान से हैं कि जैसे 1910 में हो सकते थे, इतने दुर्लभ पात्र भी नहीं है। और लग सकता है कि श्रीकंठ जो पात्र है वो थोड़ा दुर्लभ है, कि स्त्री को सपोर्ट कैसे करता है, जो मतलब कुटुंब को हमेशा बचाने की बात करता है, अगर उस पे पड़ी तो कैसे बिखर जाता है। तो यही होता है, प्रेमचंद की एक विचारधारा है कि तुम जो समाज में चीज़ें सुधार रहे हो या फिर समाज की चीज़ें सुधारने का प्रयास कर रहे हो, वो तब तक सही नहीं है या फिर तब तक स्थापित नहीं है जब तक कि तुम उस चीज़ को अपने घर में सुलझा ना पाओ। तो वही है कि अगर जो श्रीकंठ है अपने घर में वो चीज़ नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो यही विचारधारा के आसपास का आधार आया है कि जरा सा समझ आता है कि प्रेमचंद अपना जो आदर्शवाद का नज़रिया है कि तुम अपने घर में भी सुलझाओ, तो वो विचारधारा उनकी यहाँ पे या तो कह लो थोपी गई है, या तो कह लो कि इसी दृष्टिकोण से लिखा ही गया था। तो अब इस कहानी के बारे में आपको जरा भी कुछ संशय हो, जरा भी कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं।